वेलकम टू हेलो मुंबई न्यूज.com। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जल्द हमारी सरकार लागू करने जा रही है। इसका ड्राफ्ट और मसवदे की तैयारी भी पूरी जोरों शोर से हो रही है, लेकिन इसका विरोध भी उतना हो रहा है, समर्थन भी हो रहा है। सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और हेलो मुंबई न्यूज की भी यही पहल है कि वो नए नए मेहमानों के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा कर रहा है, लोगों के व्यू ले रहा है। साथ ही लीगल पहलुओं पर भी हम रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पहले आप समझिए, उसके बाद ही या तो आप उसका समर्थन कीजिए या आपका विरोध कीजिए। पहले वो चीज है क्या, वो बिल है क्या, उसे तो समझिए आप। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एडवोकेट अली काशिफ खान, जो कि पेशे से बॉम्बे हाई कोर्ट के लॉयर हैं और लीगल पहलुओं पर उनकी अच्छी खासी नजर होती है, पकड़ है। तो आइए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लीगल पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए आज हमने जो चुना है, हमारे जो खास मेहमान है वो एडवोकेट अली काशिफ खान है। डायरेक्ट हम आपको उनके पास ले चलते हैं, उन्हीं से समझिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। काशिफ साहब, हेलो मुंबई न्यूज.com में आपका स्वागत है। सबसे पहले दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो बिल इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, हालांकि ड्राफ्ट और मसवदा अभी तैयार नहीं हुआ, आप भी जानते हैं, आप तो लॉयर हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं। फिर भी अगर ड्राफ्ट तैयार हो जाता, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना बिल्कुल तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की भी एक ख्वाहिश है। कई सालों से वो कह रहे हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए। इस पर आप लीगल पहलुओं पर रोशनी डालिए। सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा आपसे, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आना हमारे देश में जरूरी है? क्या भारत जैसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में एक देश एक कानून होना जरूरी है? देखिए, जहाँ तक अभी आपने जो वर्ड यूज़ किया डेमोक्रेसी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है और बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि जिसकी वजह से आज इस देश में हमको हर किसी को काफ़ी आज़ादी है, जो काफ़ी देश में नहीं है। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बेसिक से अंडरस्टैंडिंग ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इसके ऊपर स्पेशली आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 जो है वो हमारा संविधान इसके बारे में बात करता है। और ये शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा से डाला हुआ है, लेकिन वो आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, यानी कि ये कि कानून बनाया हुआ ऑलरेडी है, लेकिन ये जो स्टेट चाहे इस देश की, वो स्टेट अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से चाहे तो लागू कर सकता है। जैसे कि हम गोवा स्टेट की बात करें तो गोवा के अंदर यूसीसी ऑलरेडी है। तो गोवा के सीएम ने और वहाँ की जो सरकार थी, उन्होंने यूसीसी को लागू किया और यूसीसी वहाँ पे चल रहा है। अब हम समझते हैं कि यूसीसी बेसिकली है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे कि नाम से हम जो समझ रहे हैं, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक, इसीलिए हम स्कूल में यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, हम कॉलेज वगैरह में यूनिफॉर्म पहनते हैं, यानी कि ये कि हम एक जैसे दिखे, एक जैसे लगे और एक जैसे समझे। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है वो, और सिविल हो गया एक तरीके से कानून, और कोड हो गया उसकी भाषा बेसिकली। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हमारे देश में बात करता है पर्सनल लॉज की, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की, अडॉप्शन की, और जो भी एक पर्सनल जो लॉज होते हैं, जैसे कि आज हम देखते हैं जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ये हर कम्युनिटीज़ के अंदर थोड़े थोड़े कानून थोड़े अलग है। जैसे कि हम अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मुस्लिम्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ का बंटवारा होता है, तो लड़के को अगर अगर एक हिस्सा दिया जा रहा है तो लड़की को उसका आधा हिस्सा दिया जाता है। क्यों? उसके पीछे एक जेन्युइन रीजन है, जो कि फैक्चुअल रीजन है, जो कि अंडरस्टैंडिंग में लॉजिकली भी करेक्ट है। क्योंकि लड़की को बाद में चल के जब वो शादी करेगी तो उसको उसके हस्बैंड से भी उसका हक मिलना है, और यहाँ पे जब लड़का जब शादी करेगा तो लड़के को उसकी बीवी को हक देना है, तो ये इक्वालिटी हो जाती है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि अदर दैन मुस्लिम, अगर कोई ये पर्सनल लॉज की बात करें, तो यहाँ वहाँ पे क्या होता है कि बाप की जगह पे जो हक जा रहा है वो लड़की को भी उतना ही जा रहा है, लड़के को भी उतना ही जा रहा है। तो एक तरीके से वो इनइक्वालिटी होती है, क्योंकि लड़की को कल चल के हस्बैंड से भी मिलने वाला है और लड़के को तो अपनी बीवी को भी देना है, तो लड़के के पास कब आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत मैटर करती है। तो इसके बारे में सरकार का क्या बोलना है, इसके बारे में सरकार किस तरीके का लॉ बनाएगी और किस तरीके से जस्टिफाई करेगी, ये एक बड़ा मुद्दा है। एक दूसरा 2-3 मुद्दे और मेरे पास है डिस्कस करने के लिए, जो कि विवाद का मुद्दा एक तरीके से बन सकता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे, जो कि आज की तारीख में एक बहुत बड़ा मुद्दा है तलाक और डिवोर्स। जी देखिए, डिवोर्स ऐसी चीज़ है यहाँ पे कि अगर एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर अनबन है और नहीं बन रही है, उनको साथ में नहीं रहना है, तो मुस्लिम्स के अंदर ऐसा है कि तलाक का कानून है। मैं ट्रिपल तलाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रिपल तलाक का कानून जो इंस्टेंट तलाक है वो तो बैन हो चुका है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल तलाक की बात कर रहा हूँ, जो फेजेस वाइज दिए जाते हैं, या फिर खुला नामा हो गया, या बहुत से तरीके। तो ये
इंसान को, हस्बैंड और वाइफ को एक वक्त देता है, पर्टिकुलर वक्त के पीरियड में अगर आपकी नहीं बन रही है आपस में, तो आप लोग डिवाइड होके जो है अपना घर सेपरेट कर सकते हो और अपनी ज़िंदगी आगे जी सकते हो, अगर बिल्कुल नहीं बन रही है तो। लेकिन अगर हम नॉन मुस्लिम्स की बात करें तो उनको जाना पड़ता है फैमिली कोर्ट्स में जाके उनको दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। उसके बाद काफ़ी कानूनी लड़ाई चलती है कि उनको डिवोर्स मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। उसके इन बिटवीन ये होता है कि काफ़ी लोगों के अफेयर्स चालू हो जाते हैं, वो अफेयर्स के चलते फिर ये हो जाता है कि कुछ लोगों के ऊपर फिर रेप केस फाइल हो जाते हैं। तो कानूनी पहलू इस डिवोर्स को लेकर भी बहुत क्रिटिकल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये भी चीज़ अलग एक मुद्दा है। उसके बाद तो ऐसे हर तरीके के मुद्दे अलग अलग, जो फिर अडॉप्शन के मुद्दे अलग हो जाते हैं, अडॉप्शन के कानून अलग है। तो अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर देखा जाए तो हमको सबसे पहले ये समझना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ सबके लिए, क्या सबके लिए सही रहेगा और क्या सब लोग इस चीज़ का पालन कर पाएंगे और सब लोग क्या ये कानून से खुश रह पाएंगे। ये सिर्फ एक या दो या तीन कम्युनिटी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा एक डिसीजन हो सकता है अगर ये चीज़ सामने आई तो। बहुत अच्छी और अहम बात की काशिफ जी आपने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये एक छोटी चीज नहीं है, छोटा मुद्दा नहीं है। हमारा देश डाइवर्सिफाइड कल्चर है, यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज रहती है, पंजाबी है, सिख है, सिंधी है, दलित समाज है, शेड्यूल कास्ट है। तो कहीं ना कहीं कल्चर्स को भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। और आपका ऐसा मानना है कि कहना कि सरकार इसमें फिर जल्दबाजी ना करे और कहने कि जो कल्चर्स है, जो रस्म रिवाज है, रीति रिवाज है हर समाज के, हर कम्युनिटी के, उसका भी खास ख्याल रखें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो यूसीसी का जो कानून है, ये हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। एक ये होता है और दूसरा होता है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये हर एक देश के नागरिक की जो ड्यूटीज़ होती है उसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो हर एक नागरिक की राइट होती है उसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। और जो हर एक स्टेट के पास पावर होता है कि किस तरीके का कानून इंप्लीमेंट करना नहीं करना, वो आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। अब जैसे कि हम अगर बीफ बैन का मुद्दा उस पर अगर बात करें, बीफ बैन जो है वो महाराष्ट्र में बैन है लेकिन गोवा में बैन नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये आता है, अगर ये चाहे तो कुछ स्टेट में लागू कर सकते हैं और कुछ स्टेट में लागू ना करें। तो वैसे ही यूसीसी भी यही मुद्दा है। तो यूसीसी अगर लागू किया जाए तो यूसीसी में कितने बदलाव आएंगे, कोर्ट कचहरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, लोगों पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों के मेंटल स्टेट पे, उनकी पर्सनल लाइफ पे, उनकी इनहेरिटेंस को लेके, उनके बच्चों को लेके, उनकी प्रॉपर्टीज को लेके, ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि इसको चलते देख बहुत से स्ट्रेस भी आ सकती है बहुत से लोगों के अंदर। तो खैर अभी तो इस बारे में कोई ड्राफ्ट, अभी जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, अभी कुछ बना नहीं है, कुछ फाइनल हुआ भी नहीं है। ये मुद्दा है, हमेशा से चलता आया है और हमेशा से चलता आया है। काफ़ी लोग इसके सपोर्ट में है, काफ़ी लोग इसके खिलाफ है, काफ़ी लोग न्यूट्रल है। अगर आप मुझसे इस बारे में ओपिनियन लेंगे तो इस चीज़ के ना मैं खिलाफ हूँ ना इस चीज़ के सपोर्ट में हूँ। मेरा सिर्फ एक ही विषय, एक ही मुद्दा है सरकार से कि क्या आप इस कानून से सब लोगों को एक ला सकोगे, क्या ये कानून सबके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि कानून बनाया जाता है लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए, ना कि लोगों को परेशान करने के लिए। तो ये कानून किस तरीके से लोगों को लाभ उठा सकेंगे लोग उससे, ये एक बहुत बड़ा विषय है। एक इम्पोर्टेंट सवाल कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी से एक अभियान चला रहे हैं, वो सर्वे कर रहे हैं, लोगों की ओपिनियन ले रहे हैं कि अगर ये कानून आ जाता है तो सबसे पहले शरीयत पे हमला है, शरीयत में दखल अंदाजी हो जाएंगे, जो शरीयत लॉ है उस पर इम्पैक्ट होगा, निगेटिव इम्पैक्ट होगा। जैसे मुस्लिम समाज में 4 शादी का एक प्रावधान है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वो अधिकार दिया है, वो खत्म हो जाएगा। तो वहीं से तो लॉयर आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप डे नाइट इस तरह के केसेस आप देखते हैं, डाइवर्स के, ट्रिपल तलाक के, कहीं ना कहीं केसेस आपके पास आते हैं, तो यू नो बेटर कि आप उसको पर्सनली डील करते हैं इस तरह के क्लाइंटों को, तो कितना इम्पैक्ट होगा। देखिए, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक हमारे देश में एक बहुत पहले एक प्रथा थी जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो इस्तेमाल और कॉमनली काफ़ी यूज़ की जाती थी, जिसका नाम था सती प्रथा। सती प्रथा जो थी एक बहुत ही रिचुअल, एक बहुत ही पायस कल्चर माना जाता था एक ज़माने में। लेकिन आए दिन चलने के साथ सती प्रथा को बैन कर दिया गया, सती प्रथा को इलीगल माना गया और उसको बंद कर दिया गया। वैसे ही डाउरी सिस्टम था पहले कि दहेज दिए बिना एक ज़माने में शादी नहीं होती थी काफ़ी घरों में, तो दहेज को बैन कर दिया गया। उसके बाद औरतों को काफ़ी राइट्स दिया गया। तो देश बदला है, दुनिया बदली है, कानून भी बदले हैं, बिल्कुल बात सही है। लेकिन जहाँ तक पर्सनल लॉज की बात करें हम कि शरीयत में दाखिल अंदाजी का विषय जो है, मैं इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कानून बदले हैं, कानून काफ़ी हद तक बदले जाते भी हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर देश के हित में, अगर देश के सपोर्ट में अगर कोई चीज़ बदलती है तो वो चीज़ बुरा नहीं माना जाए।
लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर एग्जाम्पल सबसे बड़ा मुद्दा जो आता है वो 4 शादी का आता है शरीयत के अंदर। तो 4 शादी का मुद्दा जो है वो पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि 4 शादी क्या इम्पोर्टेंस क्या है। 4 शादी कंपलसरी नहीं है, लेकिन 4 शादी का जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर आप पहली बीवी की रजामंदी के साथ अगर दूसरे बीवी से शादी कर रहे हो तो आपको उन दोनों को सही तरीके से इक्वालिटी देनी है, उनको मेंटेन करना है। और ये एक्चुअली ये जो कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट ज़्यादातर लागू इसलिए किया गया था क्योंकि उस ज़माने में उस वक्त पे जब लोग जंग पर जाते थे तो उनके हस्बैंड वगैरह जो है जो आदमी है वो मर जाते थे या शहीद हो जाते थे, तो उनके वजह से उनकी बीवी जो है वो विधवा होने की वजह से लोग उन्हें सपोर्ट करते थे उनसे शादी करके ताकि उनका घर संभाल सके। लेकिन आज जो है हम जो देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ों में कुछ लोग जो है वो कानून तो चला रहे हैं बराबर से, लेकिन उसको जितना डीपली फॉलो करना चाहिए फॉलो शायद नहीं हो पा रहा है। तो आए दिन जो है वो देश भर में जो है हर कम्युनिटीज़ के अंदर अफेयर्स हो रहे हैं, रेप केसेस फाइल हो रहे हैं, हर घरों में कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं। पहले एक ज़माना होता था कि लोग जो है वो आपस में हस्बैंड वाइफ झगड़ा करके 2 दिन बात नहीं करके लेकिन तीसरे दिन बराबर हो जाते थे, एक हो जाते थे। आज जो है वो एक दिन भी लोग लड़ाई झगड़ा करके जो है दूसरे दिन कंट्रोल करने को तैयार नहीं है। तो हम ये बेस्ट एग्जांपल तो मैं देना चाहूँगा कि कोविड के दौरान लोग एक घरों में रह के इतने महीनों तक इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि एक दूसरे के कितने डिवोर्सेस फाइल हो चुके हैं कि एक दूसरे की शक्ल देखे लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे और डिवोर्स केसेस जो है बहुत पाइल अप हुए हैं फैमिली कोर्ट्स में डिवोर्स के दौरान पूरे देश भर में। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है समझना। क्यों तो दखल अंदाजी की जहाँ तक बात है कि काफ़ी हद तक दखल अंदाजी होगी, लेकिन ये दखल अंदाजी जो है वो हर कम्युनिटी के कानून के अंदर होगी। तो ये हर कम्युनिटी को खुश रख के चलना भी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए अगर हम देखेंगे तो आईपीसी का जो धाराएं है, बाकी के सारे कानून बाकी सब पे एप्लीकेबल है, लेकिन खासकर जो पर्सनल लॉज हमारे अलग इसीलिए है क्योंकि पर्सनल लॉज जो बनाए हुए हैं वो हर किसी की कम्युनिटीज़ की धारा के आत्मविश्वास को और उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए ही पर्सनल लॉज बनाया हुआ है। और इसलिए यूसीसी को संविधान के अंदर एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर डाला हुआ है, यानी कि वो कि जब लगे तब लागू कर सकते हैं और नहीं लगे तो लागू करने की जरूरत भी नहीं है। जाते जाते एक आखिरी सवाल, काशिफ बहुत अच्छी बात है आपने बताई है दर्शकों को। आपको लगता है बीइंग अ लॉयर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन आएगा, सोशल रिफॉर्म आने की उम्मीद है अगर ये बिल पास होता है, कानून लागू होता है तो? देखिए, आज हम ऐसे दौर में है कि अभी कुछ ही महीना हुआ है, जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं जानता हूँ कि हम वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री हो चुके हैं। हमने चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है। कुछ ही महीने पहले की ये रिपोर्ट है सेंसस की कि पूरे दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया है आज की तारीख में, जबकि चाइना के पास हमसे ज़्यादा लैंड है। हम दुनिया में 7th लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री है और चाइना जो है हमसे काफ़ी आगे है उस जगह पे, लेकिन पॉपुलेशन में हम सबसे ज़्यादा है। हमारी कंट्री में हमारा कंट्री इतना डाइवर्स है और इतने तरीके के लोग हैं, इतनी तरीके की भाषा है, इतनी तरीके की कम्युनिटीज़ है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी भी है और काफ़ी हमें आज़ादी दी गई है बहुत सी चीज़ों की। तो बात यही आती है कि रिफॉर्मेशन जो है वो तो खैर बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन रिफॉर्मेशन के साथ जो है लोगों की खुशियाँ भी आनी बहुत ज़रूरी है। आज हमारे देश में हमारे कानून को डेमोक्रेसी की इज्जत इसीलिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा है क्योंकि हमको आज़ादी दी गई है। तो हमारी आज़ादी को अगर कुछ तरीके से अगर छीना जाए तो शायद एक भेदभाव या एक तरीके से आपसी तनाव और काफ़ी चीज़ों की मुश्किलें जो है आ सकती है। लेकिन तो सरकार को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो कानून अगर बना के नया ला रहे हैं उस कानून से किसी की पर्सनल जिसे हमें बोलते हैं कि एक धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और अगर कानून ला रहे हैं तो उस कानून को पालन किस तरीके से कराया जाए और कैसे कराया जाए, तो ये सरकार के ऊपर बहुत से बड़ा टास्क है, जो कि मेरे समझने के हिसाब से जो है आसान काम नहीं है। आसान काम नहीं है। तो दोस्तों देखिए, एडवोकेट अली काशिफ खान ने बहुत अहम बातें की है, कई लीगल पहलुओं पर रोशनी डाला और उन्होंने कहा कि सोशल रिफॉर्म आना बहुत ज़रूरी है। साथ ही सरकार से उन्होंने ये कह सकते हैं कि सरकार से एक रिक्वेस्ट की है कि वो इसका भी ध्यान रखे कि ये कानून लाते वक्त लोगों को धार्मिक ठेस ना पहुंचे, उनके जो रिलीजियस सेंटीमेंट है वो हट ना हो और ये कानून का वेलकम होना चाहिए, ये इनका मानना है। लेकिन वेलकम तभी होगा तब सभी जाति धर्म के लोगों को इसमें कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। तो दोस्तों आज और अभी के लिए इतना ही। मुंबई और आसपास की खबरों के लिए आप लॉग इन कीजिए www.hellomumbainews.com। मुझे और हमारे गेस्ट एडवोकेट काशिफ अली खान को दीजिए इजाजत। थैंक यू।